नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज से ठीक 8 साल पहले 25 मई 2013 की शाम नक्सलियों ने जीरम में खूनी खेल खेला था, जिसमें विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल और महेंद्र कर्मा जैसे दिग्गज कांग्रेस नेता सहित कुल 32 लोगों की मौत हो गई थी। बीते 8 बरस में खूब जांचें हुई, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। जांच को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच जारी टकराव में उन लोगों को अभी भी न्याय का इंतजार है जिन्होंने अपनों को खोया है। ऐसे में सवाल है कि 32 जिंदगियों को खत्म करने वालों पर शिकंजा कब कसा जाएगा। आखिर जीरम किसका जुर्म है, इसके पीछे के रहस्य और राज कब बेपर्दा होंगे, ऐसे तमाम सवाल जिन पर चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखेंगे। तारीख 25 मई 2013, जगह जीरम घाटी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमला। 32 लोगों की नक्सलियों ने ली थी जान। 8 साल बाद भी नहीं भरे जीरम के जख्म। जीरम हमले की 8वीं बरसी पर सीएम भूपेश बघेल ने नक्सल हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने एक बार फिर जीरम हमले को राजनीतिक और आपराधिक षड्यंत्र बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेगुनाह शहीदों को न्याय जरूर मिलेगा। वहीं रायगढ़ में पिता नंद कुमार पटेल और भाई दिनेश पटेल की समाधि पर श्रद्धांजलि देने के बाद मंत्री उमेश पटेल ने केंद्र पर जांच में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। घटना राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, सुपारी किलिंग थी। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि राज्य सरकार जांच करे, एनआईए कोर्ट के शरण जाती है। एसआईटी को जांच के लिए दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन उस पर कहीं न कहीं रोक लगाया गया। एनआईए के द्वारा कहा गया कि हमने जांच पूरा कर लिया है और अभी वो चूंकि केस कोर्ट में है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता और कोर्ट का जैसा निर्णय आएगा एसआईटी से वो जांच हो जाएगी। जीरम हमले को 8 साल बीत गए, लेकिन जीरम आज भी गुहार लगा रहा है इंसाफ के लिए। दरअसल कई जांच के बाद भी घटना की वास्तविकता सामने नहीं आई। राजनीति के मकड़ जाल में उलझकर रह गया है जीरम का खूनी कांड। हमले को लेकर कांग्रेस जहां केंद्र और तत्कालीन बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही है, तो बीजेपी भी उसके आरोपों पर पलटवार करती रही है। केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जो एनआईए जांच कर रही थी, एनआईए के माध्यम से कोर्ट में अपील किया गया और जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया, मगर हमारी सरकार गंभीर है। 2.5 साल व्यतीत होने के बाद भी जेब से साक्ष्य क्यों नहीं निकल पा रहे? उनको साक्ष्य देने से मना किसने किया है? और जो भी तमाम सबूत हैं, निश्चित रूप से एनआईए के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी उस समय विधायक के तौर पर उस सदन के अंदर में कहे थे कि मेरे जेब में सबूत पड़ा है और जीरम के जो दोषी लोग हैं उसको सजा मिल सकती है, तो निकालिए ना जेब से बाहर। 25 मई 2013 को जीरम घाटी में हुए नक्सली हमले की जांच के लिए एनआईए ने अब तक 91 से 45 लोगों की गवाही ली है, जबकि हत्याकांड में 3 दर्जन नक्सलियों को आरोपी बनाया है। वहीं सत्ता संभालने के बाद भूपेश सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी, जिसने अब तक 14 लोगों का बयान लिया है। इसके अलावा सीनियर हाईकोर्ट जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में गठित न्याय आयोग भी कई मुद्दों को लेकर जांच कर चुका है। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट में जितेंद्र मुदलियार की राजनीतिक षड्यंत्र की जांच की याचिका और विवेक वाजपेयी की याचिका, जिसमें कहा गया है कि जीरम हमले की जांच राज्य सरकार की पुलिस को करना चाहिए, दोनों पर सुनवाई लंबित है। एनआईए एक्ट का जो सेक्शन 6 है, जिसको चुनौती दी गई है कि यह राज्य के अधिकारों को अतिक्रमित करती है, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है और हर अपराध को एनआईए अपने उसमें नहीं ले जा सकती, क्योंकि जो अनुसूची बनी हुई है एक्ट में, उन्हीं अपराधों को पर ये काम कर पाएंगे। साल बदला, सरकार बदली, लेकिन अब तक जीरम के पर्दे के पीछे का सच सामने नहीं आया है। ऐसे में सवाल है कि 8 साल बाद भी घटना की असलियत सामने क्यों नहीं आई।
हमला सिक्योरिटी फेल्योर था या राजनीतिक साजिश? नक्सली नेता गणपति और रमन्ना के नाम चार्जशीट से क्यों हटा दिए गए? क्या केंद्र और राज्य की सियासत में उलझ गई है जांच? सवाल ये भी कि झीरम कांड के शहीद परिवार को आखिर न्याय कब तक मिलेगा? जाहिर है ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन इन घटनाओं में अपनों को गंवाने वाले परिवार और घायलों को अभी भी न्याय का इंतजार है और उनका दर्द आज भी उनकी आंखों और बातों में झलकता है। जल्दी से जल्दी जांच हो और जांच हो के उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस आस और उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। आदरणीय विद्याचरण जी शुक्ल जो शहीद हुए थे, उनकी बिटिया श्रीमती प्रतिभा पांडे न्याय मांग मांग के उनका निधन हो गया 2 साल पहले, 2 साल बाद झीरम घाटी होने के बाद। और महेंद्र कर्मा जी के सुपुत्र दीपक कर्मा जो न्याय मांग रहा था, अभी कुछ दिन पहले उनका भी निधन हो गया, लेकिन आज तक हमें न्याय नहीं मिला। सिस्टम के ऊपर भरोसा है, आज तक पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उसमें अब एक हल जो दिमाग में आ रहा है, जो मैं पहले शायद कभी इस बारे में बात नहीं कि शायद सरकार को STF बनाना चाहिए और STF से ही तत्काल कोई राहत, जो न्याय की अपेक्षा करके लोग बैठेंगे तो तत्काल कोई राहत मिलेगी। 8 साल हो गए झीरम हमले को और उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शहीद हुए। मेरी समझ के अनुसार ये इतना बड़ा राजनीतिक नरसंहार था जो भारत के इतिहास में शायद ही स्वतंत्रता के बाद देखने को मिला हो। मजे की बात इसमें यह है कि जिन सरकारों को न्याय दिलाना चाहिए, उनके अपने अपने जो जांच दल हैं वो उलझे हुए हैं न्यायालयीन कार्रवाई में। जब ये घटना हुई तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी और राज्य में बीजेपी की सरकार थी। और उसके बाद अब जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है तो केंद्र में NDA की सरकार है। और NIA ने जिस तरह से जिला कोर्ट में आवेदन दिया था, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, उसके कारण जो राज्य सरकार अपनी जांच करना चाहती थी वो जांच नहीं हो पाई। एक जांच आयोग बना हाई कोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता में, जिसकी जांच अभी चल रही है। उसमें गवाहियाँ हो रही हैं, लोग जाके अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। जो 91 प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने अपने कुछ लोगों ने बयान दर्ज कराए हैं, कुछ लोग बयान दर्ज करा रहे हैं। लेकिन आखिर न्याय कब मिलेगा? कौन था इस राजनीतिक या आपराधिक साजिश के पीछे? जैसे कि CM साहब ने कहा, ये राजनीतिक आपराधिक साजिश है। निश्चित रूप से राजनीतिक और आपराधिक दोनों तरह की साजिश है, क्योंकि इसमें एक ऐसे व्यक्ति की भी मौत हुई जिसका सीधे तौर पर इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वो राजनीतिक रूप से अपने पिता की मदद कर रहे थे और वो अपने पिता की इतनी ज़्यादा मदद कर रहे थे कि दूसरे लोगों के लिए वो परेशानी का सबब थे। और जिस तरह से नंदकुमार पटेल जी और उनके बेटे दिनेश पटेल जी की हत्या हुई है, नक्सली हमला नहीं था, वो अलग से ले जाके जो हत्या हुई है, वहाँ से ही सारी राजनीतिक साजिश की बू आती है। और उसके बाद जिस तरह से अदालतों में घटनाक्रम चलता है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये घटना किस तरह की थी। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी हैं, विधायक हैं बेलतरा से। आपका बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी। जी नमस्कार सुरेश जी। कांग्रेस से दिग्गज नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं, ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तिवारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हैं, बस्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, नक्सली घटनाओं पर बड़ी पैनी निगाह रहती है उनकी, राजनीतिक मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। आप तीनों से बात करेंगे ये पहले आधे घंटे में, उसके बाद हमारे साथ एक दूसरे लोगों का पैनल जुड़ेगा जिसमें हमारे ब्यूरो चीफ नरेश मिश्रा भी होंगे। सबसे पहला सवाल तिवारी जी आपसे किया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी ने एक प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है, और ऐसे नेता जिनका ना सिर्फ इस प्रदेश में बल्कि देश में एक बड़ा नाम था, स्थान था, और जो परिवर्तन यात्रा थी जिसके दौरान ये घटना हुई, उस समय आपकी पार्टी के नेता जो नंदकुमार पटेल जी थे, उनके पास सरकार में आने का पूरा रोड मैप था। आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर मिश्र, और अपने अपनी प्रारंभिक पंक्तियों में जिस बात को कहा मैं उसको उद्धृत करना चाहूंगा कि ये बहुत ही दुर्दांत लोमहर्षक घटना थी। ऐसा नृशंस हत्याकांड था ये। भारत की राजनीति में, भारत के इतिहास में नक्सलियों के द्वारा की गई इतनी बड़ी राजनीतिक हत्या कभी देखने को नहीं मिली। न भूतो न भविष्यति का तो नहीं कह सकते, मगर आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई। और उसके पीछे क्या कारण थे, हम लोग आज भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं।
वैसे छत्तीसगढ़ की फिजा में, छत्तीसगढ़ के आकाश में लोगों को मालूम था कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये जब परिवर्तन यात्रा चल रही थी तो सारे कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे, सारी सूचना दे दी गई थी प्रशासन को, पुलिस विभाग को कि इस तारीख को इतने बजे से ये यात्रा इस तरह से निकलेगी। और उसके बाद भी रोड ओपनिंग पार्टी का नहीं होना, सिक्योरिटी का किसी प्रकार का इंतजाम नहीं होना, और उसके बाद में ये इतनी बड़ी घटना घटी। आपने दिनेश का नाम लेकर के तो मुझको थोड़ा सा भावुक कर दिया। वो इतना मासूम बच्चा था कि मैं क्या बताऊं आपको डॉक्टर मिश्र, अपने पिता की केवल सहायता कर रहा था और राजनीति से कोई लेना देना नहीं था उसका। मगर आपको इसकी पृष्ठभूमि भी समझनी पड़ेगी। उस समय तो भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे जिस समय ये घटना हुई थी और एनआईए की घोषणा हुई। अब देखिए सिलसिलेवार, अब समय नहीं है, नहीं तो मैं विस्तार से उस बात को बताने की कोशिश करता कि 2013 में जब ये घटना हुई तो यूपीए की सरकार की एनआईए की घोषणा हुई और जब पहली चार्जशीट दायर किया एनआईए ने तो उसमें ये बताया कि ये बहुत भयावह घटना है। उसमें रामन्ना से लेकर के गणपति तक का नाम दिया और उनको भगोड़ा घोषित किया। उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश निकालने की बात हुई और कुल मिलाकर के ये बताया गया कि ये बहुत बड़ी घटना है। इसके बाद में जब एनडीए की सरकार आई तो जो दोबारा सप्लीमेंट्री हाई कोर्ट में रखा गया उसमें रिपोर्ट में उसमें एनआईए ने यह कहा कि यह दंडकारण्य की स्थानीय घटना है। दरभा की जो इकाई थी नक्सलियों की, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और पूरे मामले में लीपापोती। उसके बाद में एनआईए ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। अभी आपने जीका वाजपेयी मतलब विवेक वाजपेयी और दौलत रोहड़ा को उद्धृत किया। चूंकि आपने विवेक वाजपेयी का नाम लिया इसलिए मैं उद्धृत करना चाहूंगा। जब विवेक वाजपेयी का बयान लिया था एनआईए ने पहली बार और जब चार्जशीट दायर किया तो उसमें विवेक वाजपेयी का उल्लेख तक नहीं किया, उनके बयान तक को शामिल नहीं किया क्योंकि उसमें उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र की बात करी थी। पूरे वो प्रत्यक्षदर्शी थे, गोली लगी थी उनको और दौलत रोहड़ा ये सब साथियों को गोली लगी थी तो वो प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है तो उनके बयान तक को शामिल नहीं किया। इसके बाद में एनआईए उस बात को दबा करके बैठ गई। ये हालत थी कि 2016 में जब हम लोगों ने बहुत दबाव डाला और भूपेश बघेल जी निरंतर इस बात का दबाव डालते रहे कि भाई सीबीआई से जांच कराइए, एनआईए का तो कुछ ठिकाना नहीं लग रहा है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने दिखावे के लिए एक पत्र भेज दिया 2016 में भारत सरकार को कि सीबीआई की जांच करें। सीबीआई की कोई जांच नहीं हुई, सीबीआई ने जांच करने से मना किया। 2 साल के बाद जब छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कागज खंगाले ये कहते हुए कि हमको तो अब एसआईटी की जांच करवानी है क्योंकि एनआईए ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, उनके दृष्टिकोण से तो जांच पूरी हो गई है, तो पता चला कि गृह मंत्रालय, सीबीआई और एनआईए की बैठक हुई और उसमें ये पत्र राज्य सरकार को भेजा गया कि चूंकि जांच हो चुकी है इसलिए अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है। ये बात 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसका उल्लेख तक नहीं किया उस पत्र का, उसको पूरी तरह से दबा करके रखे रहे। ये एक ऐसा मामला है जिसकी पूरी व्याख्या होनी चाहिए। फिर एसआईटी का गठन किया विवेकानंद सिन्हा के उस नेतृत्व में और छत्तीसगढ़ की सरकार गई कि भाई हमको कागज दे दीजिए। एनआईए से कहा कि हमको सारे दस्तावेज दे दीजिए, आप तो जांच कर नहीं रहे हैं तो कम से कम हम जांच करें। तो एनआईए ने दस्तावेज देने से मना किया और कहा कि जांच जारी है। 6 साल के बाद में 7 साल के बाद में उन्होंने दौलत रोहड़ा को बातचीत करने के लिए बुलाया, उनका बयान लेने के लिए, जब ये देखा कि राज्य सरकार लगातार दबाव डाल रही है और आज राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है कि हमको दस्तावेज दिलवाए जो जांच किया है एनआईए ने ताकि हम एसआईटी के माध्यम से कार्रवाई कर सके। अब जितेंद्र जिनके पिता उदय मुदलीवार शहीद हुए इस घटना में,
उन्होंने कहा कि भाई एफआईआर कीजिए। हाई कोर्ट में जाकर के एफआईआर की अपील किया कि इसमें दोबारा एफआईआर की जाए, तो एनआईए ने यह कह दिया कि एक घटना की 2 बार एफआईआर नहीं होती। पूरे मामले में डॉक्टर मिश्र, मेरा दिल बड़ा लरसता है, क्योंकि ये हम लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है। उसमें ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोगों के अंतरंग संबंध थे, और उसका राजनीतिक दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारी प्रथम पंक्ति के सारे नेता मारे गए और हम किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में हतप्रभ खड़े थे पूरे चुनाव में, और हमको पता ही नहीं चला कि चुनाव कब हो गए, और 0.7% से हम हार गए। खैर, चुनाव तो गौड़ है, चुनाव आते जाते रहते हैं, जीतना हारना ये सब लगा रहता है। मगर वो जो नृशंस हत्याकांड था, उसकी जांच तक ठीक से नहीं किया एनआईए ने, और स्पष्ट रूप से जैसा कि भारत सरकार का आजकल रवैया है, जिसको फंसाना है उसको फंसा दो, और जिसको छोड़ना है वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का संरक्षण है, केंद्र का संरक्षण है, तो उसको छोड़ दिया जाए। ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, प्रत्येक प्रांत में चल रहा है ये, और अब तो ये बात खुलकर के सामने आने लग गई है। मगर ये जो नृशंस हत्याकांड था, ये हम लोगों की भावना से जुड़ा हुआ है, और भूपेश बघेल जी इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क है कि इस घटना की किसी भी प्रकार से जांच हो। हमको कागज तो दे एनआईए। जी रजनीश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। रजनीश जी, आपने तिवारी जी को सुन रहे थे। तिवारी जी का साफ तौर पर कहना, कांग्रेस का भी ऐसा मानना है और आम लोगों का भी ऐसा मानना है कि एनआईए को जिस तरह से जांच करनी चाहिए थी, एनआईए ने उन सभी पहलुओं पर जांच नहीं की, एक बात। और दूसरी बात, जब राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच के लिए इनिशिएट किया राज्य सरकार ने, तो एनआईए ने फिर कोर्ट में जाकर फिर अलग अलग तरह से राज्य सरकार की जांच को बाधित करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे। अब सवाल ये उठता है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में ये घटना हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये दायित्व नहीं बनता कि चलिए राजनीतिक रूप से विरोधी थे तो क्या उनको और उनके परिवारों को न्याय दिलाया जाए या उस दिशा में कुछ प्रयास किया जाए? यदि ऐसे कोई आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों से भी मुक्त हुआ जाए। रजनीश जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद रजनीश जी तक हमारी आवाज। रजनीश जी, आपने मेरी बात सुनी है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरे सवाल आपने सुने क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सुन लिया मिश्रा जी, सुन लिया जी, बताइए। जी डॉक्टर मिश्रा जी, मैं सर्वप्रथम उन हमारे कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेताओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, और निश्चित रूप से वो सिर्फ कांग्रेस की क्षति नहीं थी, वो पूरे प्रदेश की क्षति थी। कोई भी जनप्रतिनिधि जो जनसेवा के क्षेत्र में वर्षों तक मेहनत करके जब खड़ा होता है और ऐसे अचानक कुछ घटना हो जाए दुर्भाग्यपूर्ण दुखद, तो वो सबकी क्षति होती है। सामान्य किसी पार्टी की क्षति मैं नहीं मानता, वो सबकी क्षति थी, छत्तीसगढ़ की क्षति थी। लेकिन जो विषय अभी आ रहा है, मैं बिल्कुल बहुत विनम्रता से शिरीष जी, राजनीति बिल्कुल इसमें नहीं करना चाहता, और कांग्रेस के हमारे जो माननीय तिवारी जी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही है, मैं उनको बहुत ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से जवाब नहीं देना चाह रहा हूं इस बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर। लेकिन एक चीज शिरीष जी, जब ये घटना हुई, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। माननीय प्रधानमंत्री जी इस घटना पर छत्तीसगढ़ आए थे, और किन्होंने मांग की थी एनआईए जांच की? एनआईए की जांच मांग किसने की थी? कांग्रेस ने मांग की थी, राज्य सरकार ने मांगा था, और 2 साल इनकी सरकार रही। एक जांच बार बार एनआईए करके एक जांच के बारे में जिक्र किया। इन्होंने खुद बताया कि कांग्रेस की मांग थी सीबीआई की, तो सीबीआई को भी दिया गया, लेकिन यदि सीबीआई जांच की मांग चाहिए करना होता तो 2 साल के अंदर कर लेते। दूसरी बात, इसमें
माननीय न्यायमूर्ति हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति के अध्यक्षता में भी एक जांच चल रही है। और यदि इन्हीं के शब्दों में मैं बताऊं तो इस समय के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे जेब में सबूत है लेकिन खतरा है इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। 2.5 साल हो गया सरकार आए, एनआईए को दे देते, यहाँ के जो न्यायमूर्ति हैं हाईकोर्ट के उनको दे देते। और मेरे को ये बताइए शिरीष जी कि जब कोई बड़ी घटना होती है, कोई ऐसी घटना होती है जिसको राज्य सरकार करने में थोड़ा कठिनाई महसूस होती है, जनता की मांग होती है, परिवार की मांग होती है, तो सीबीआई को देते हैं, एनआईए को देते हैं, हाई कोर्ट को देते हैं। अब ये जांच जब चल रही होती है तो कौन सा ऐसा जांच है कि फिर राज्य सरकार मांगती है कि मेरे को इसको एसआईटी बनाने के लिए दे दीजिए। और अभी 2.5 साल हो गया है, 2.5 साल बाद इनकी सरकार चली जाएगी तो एसआईटी के ऊपर इनको विश्वास नहीं रहेगा, एसआईटी तो राज्य सरकार की है। तो माननीय कांग्रेस के हमारे जो तिवारी जी हैं, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इस घटना में जो भी इसके कारण रहे उस अंदर तक जाना चाहिए और उनको कठिन से कठिन, कड़े से कड़े दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए राजनीतिक हत्याएं थी। आपने तो कहा था ना कि हमारे जेब में है तो दीजिए। आप उस समय बोलते थे सुरक्षा नहीं है, तो अभी तो आपके पास सुरक्षा है, खुद आप सरकार में हो, सब सुरक्षा है। उसके बाद भी यदि लगता है तो बताइए, तो हम लोग भी निवेदन करेंगे कि आपको और सुरक्षा बढ़ाया जाए। लेकिन इस घटना को हम एसआईटी में ही सब आ जाएगा करके मान लें और 2 साल बाद सरकार बदल जाए तो फिर ये कहें कि एसआईटी के ऊपर हमको नहीं है, सीबीआई जांच करें, फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करे, तो माननीय शिरीष जी निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है। लेकिन ये कांग्रेस अपनी निजी क्षति है बिल्कुल उनकी, लेकिन ये पूरे समाज की, पूरे छत्तीसगढ़ की क्षति है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े से छोटे नेता भी उतने ही दुखी है, उतने ही इसमें संवेदना के साथ हम सब चाह रहे हैं। चलिए रजनीश जी, हमारे साथ मनीष गुप्ता जी भी हैं। गुप्ता जी, आपने पूरी घटना को देखा, उसके बाद से 8 साल में जो जांच हो रही है उसको भी देखा, आयोग भी वहाँ आया, सुनवाई हुई, उसके बाद एनआईए आई, उसने जांच की, सीबीआई के लिए सरकार ने पत्र भेजा, सीबीआई ने उसके लिए मना कर दिया। पूरा घटनाक्रम आपके सामने है। फिर उदय मुदलियार वहाँ पर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, जिस पर फिर बाद में एनआईए ने ऑब्जेक्शन किया। आपको क्या लगता है इस घटना में न्याय कभी मिल पाएगा? एक सवाल। दूसरा सवाल, जैसी बात भूपेश बघेल जी ने कही कि ये राजनीतिक और आपराधिक रूप से ये षड्यंत्र था, तो उससे कितना आप सहमत हैं? और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि यदि ये राजनीतिक षड्यंत्र था तो कभी सामने आ पाएंगी चीजें? देखिए शिरीष जी, ये पूरा घटनाक्रम बड़ा दुर्भाग्यजनक था। जैसा कि आपने कहा है कि ये राजनीतिक नरसंहार है, निश्चित रूप से मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ये राजनीतिक नरसंहार है। ये आज़ादी के बाद किसी राजनीतिक दल पर या राजनीतिक नेतृत्व पर इतना बड़ा प्रहार है जिसको कि झेल पाना या जिसके साइड इफेक्ट जो है ना आने वाले अभी कई दशकों तक महसूस किए जाते रहेंगे। ये दुखद बात है और ये दुर्भाग्य का विषय भी है कि हमारे देश में जितने इस प्रकार के बड़े घटनाक्रम हुए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का शिकार हो गए हैं। मुझे लगता है झीरम घाटी कांड भी जो है ना राजनीति की भेंट चढ़ गई है। आप आजादी के पूर्व में अगर देखें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो हत्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या है, इंदिरा गांधी जी की हत्या है, राजीव गांधी जी की हत्या है, और उसके बाद ये जो झीरम घाटी कांड है जिसमें कांग्रेस का पूरे प्रदेश का एक शीर्ष नेतृत्व उसकी भेंट चढ़ गया। मुझे लगता है ये सारे हत्याकांडों को अगर आप देखेंगे तो उनमें एक बिंदु जो है वो कॉमन है कि वे सारे घटनाक्रम राजनीति का शिकार हुए हैं। उसी तर्ज पर ये झीरम घाटी कांड भी राजनीति की भेंट चढ़ गई है। और अगर इसी तरीके से ये राजनीति चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति का सच, झीरम की साजिश का सच, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो शंका है कि ये सुपारी किलिंग है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, इसका सच सामने नहीं आ पाएगा। ये एक बहुत
बड़ी बात है। देखिए, झीरम घाटी कांड को लेकर के कांग्रेस भी दुखी है। अभी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता तिवारी जी ने जो बोला है, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने भी उस बात को दोहराया है कि ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है और निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐसा हादसा है जिसको लोग, जो आज भी लोगों को साल रहा है। अगर इस मामले में दोनों दल एक हैं तो दलीय जो सीमाएं हैं उनसे परे हट करके इसके खिलाफ, इसको एक बड़ा षड्यंत्र मानते हुए इसके कारणों को ढूंढने के लिए दोनों दल एक क्यों नहीं होते। पहली बात इसमें मुझे लगता है कि जब ये घटनाक्रम हुआ था उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हम भी उस घटना में उस घटना की रिपोर्टिंग करने घटनास्थल तक गए थे। उस समय जो वातावरण था, भाजपा की रमन सिंह की सरकार बहुत डरी हुई थी। हर पल ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है इस सरकार को बर्खास्त करेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा नरसंहार है। लेकिन कांग्रेस ने बड़े संयम का परिचय देते हुए इसके तह तक जाने की बात की और जांच एजेंसी आज जो कि विवाद का विषय बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की बहुत बड़ी चूक है। जब एनआईए उस समय बनी, एनआईए को नक्सल मामलों की जो जांच है उसका कोई अनुभव नहीं है, तो ऐसी जांच एजेंसी को इस मामले में क्यों लगाया गया, ये पहला सवाल है। दूसरी बात, जब सीबीआई जैसी आपके पास बड़ी एजेंसी थी, आपने उसको सीबीआई के हवाले क्यों नहीं किया। तीसरी बात, जब ये आज आपकी सरकार है तो ऐसे कौन से कारण है, आप एनआईए को घेरिए ना। एनआईए भी तो देश की जो संविधान के दायरे में रह करके काम करती है। अगर आपके पास ऐसे तथ्य हैं या वो सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि इस दिशा में आगे आना चाहिए कांग्रेस को और भाजपा को इसका सहयोग करना चाहिए। यह निश्चित रूप से झीरम का सच सामने आना चाहिए, लेकिन जिस ढंग से इस मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी। और मुझे अब भी एक बात कहनी है कि ये बड़ा इशू है। दलीय सीमाओं को छोड़ करके जनहित में सभी लोगों को इस मामले में सामने आना चाहिए और झीरम का सच इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, उसके पीड़ित पक्ष, वो सब जानना चाहते हैं और ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो झीरम का जो हमला हुआ उसके पीड़ितों को, जिनके परिवार के लोग शहीद हुए, उनको न्याय कब मिलेगा, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। पिछले आधे घंटे में हमारे साथ कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी थे, भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह थे और पत्रकार के रूप में हमारे साथ मनीष गुप्ता जी थे, बस्तर के मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। अब हम एक नए पैनल के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से रमेश वर्ल्यानी जी हैं। वर्ल्यानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और नरेश मिश्रा हैं जो IBC 24 के बस्तर के ब्यूरो प्रमुख हैं। जो झीरम जो हमला हुआ था उसमें उन्होंने सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकार थे, जिन्होंने लगातार उसकी रिपोर्टिंग की थी। दूसरे दिन जब नंद कुमार पटेल जी और उनके पुत्र दिनेश पटेल की जो हत्या हुई थी तो उनकी बॉडी को भी ढूंढने में नरेश मिश्रा का बड़ा योगदान रहा है। नरेश जी, पूरी घटना के आप से अच्छा कोई गवाह नहीं है, उन लोगों के अलावा जो हमले में शहीद हुए, घायल हुए या बच गए, उनके अलावा आप एक ऐसे पत्रकार थे जो सबसे पहले पहुंचे। तब से लेके अब तक जो जांचें चल रही हैं, जो आयोग बना, जो NIA की जांच हुई, उसके अलावा भी जो राजनीतिक दलों का बर्ताव रहा है या उनका जो इनिशिएट रहा है, इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है अपने अनुभव के आधार पर या घटनाक्रम के आधार पर कि लोगों को न्याय मिल पाएगा, इसका सही सच सामने आ पाएगा कि इसके पीछे कौन था? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था, जैसे कि बात की जाती आम चर्चा है कि राजनीतिक षड्यंत्र था, आपराधिक तो था ही, तो क्या ये कभी सामने आ पाएगा? या फिर देश के जैसे बड़े नेताओं की हत्याएं हुई हैं तो उसमें संगठनों के नाम आते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन व्यक्ति है, किसका मास्टरमाइंड था, किसने इस चीज़ को प्लान किया और उसमें कौन कौन लोग उस अभियान में शामिल थे? कुछ लोगों के नाम आते हैं, कुछ लोगों के नाम चर्चा में रहे हैं, लोगों की चर्चाओं में, जिसमें
जो सत्ताधारी दल है वर्तमान में कांग्रेस का, उसके भी कुछ लोगों के नाम उसमें चर्चा में आए हैं। कैसा देखते हैं? देखिए, ज़्यादातर देश के इतिहास में जितने भी ऐसे बड़े नेताओं की हत्या हुई है उन मामलों में हत्या की वजह काफ़ी स्पष्ट रही और कहीं ना कहीं जनमानस ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हत्या का एक मोटिव जो था वो एक तरह से जस्टिफाइड था हत्यारों के नज़रिए से, या उनकी प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने ये करना ज़रूरी समझा तब उन्होंने ये किया। लेकिन झीरम एक ऐसा मामला है जहां पर ये पूरी तरह से आज भी बड़ा रहस्य बना हुआ है कि नक्सलियों को आखिर इस टॉप लीडरशिप की, और वो भी कांग्रेस की जो कि विपक्ष में थी उस वक्त, उसके ऊपर इतने बड़े हमले की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, या किस वजह से उन्होंने इस चीज़ को चुना। और यही सबसे बड़ी गुत्थी है। और ख़ासतौर पर बंधक बनाने के बाद जिस तरह से नंद कुमार और विशेषकर दिनेश पटेल की जो हत्या हुई उसने सबको चौंका दिया। इतने सालों की रिपोर्टिंग में हमने भी कभी नक्सलियों का ये तरीका नहीं देखा था। तो ये बाकी मामलों की तुलना में इस मामले में एक बड़ा अंतर है। एक अंतर ये भी है कि यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि हमने इनकी हत्या की है, हम जिम्मेदार हैं, वो लोग एक संगठन के रूप में सार्वजनिक हैं। तो एनआईए को अलग से इन्वेस्टिगेट करके उन चेहरों को निकालने की बजाय उन हमले में शामिल लोगों को पकड़ करके इंटरोगेट करने की आवश्यकता है, या उनके नेटवर्क को क्रॉस चेक करने की आवश्यकता है, जहां से कोई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी जिसको लेकर सबके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं उससे जुड़ी कोई बात सामने आ सके। लेकिन जिस तरह से नक्सल संगठन काम करता है वहां पर यह चीज़ काफ़ी मुश्किल है। बहुत अलग अलग स्टैंडर्ड हैं, उनके अलग अलग नाम, अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं वो। तो ये कॉन्स्पिरेंसी किस तरह से प्रूफ होगी किसी नक्सल मामले के बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी, तब कहीं जाकर शायद ये कॉन्स्पिरेंसी की तरफ की थ्योरी किसी तरह से खुल पाएगी कि किस तरह से नक्सलियों ने अगर कॉन्स्पिरेंसी की है तो उसमें ये सब कुछ कैसे हुआ। आखिर इसको साबित तो कोर्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ये माना नहीं जाएगा। एक बड़ी समस्या मुझे जो लगती है वो ये कि देखिए, भीमा मंडावी की भी हत्या हुई, भाजपा के वो विधायक थे। तो अगर नक्सलवाद को सियासी दल के नेता अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए एक मार्ग समझते हैं तो उससे आपको कभी भी नतीजे नहीं मिलेंगे, सच सामने नहीं आएगा। और जब आप एक लंबे समय सियासत करते हुए एक खास धारणा के आधार पर नतीजे की अपेक्षा कर लेते हैं तो जो सच निकल के आता है कई बार वो बहुत स्वीकार्य नहीं होता, क्योंकि आप पहले से ही कोई किसी नतीजे पर पहुंच चुके होते हैं। और झीरम के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक अवधारणाओं पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा केंद्रित हो गई हैं। और दुर्भाग्य है ये इस बात का कि एनआईए, सीबीआई, न्यायिक जांच आयोग, तमाम सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो कि इन अवधारणाओं को तोड़ते हुए बहुत प्रामाणिक तौर पर सच को सामने रखने में सक्षम नहीं दिखती हैं। तो ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर ऐसी बड़ी घटनाओं पर आवाम को वो सच जानने का मौका नहीं मिलता राजनीतिक धारणाओं से अलग पुख्ता सबूतों के बिना, तो ये भी एक दुर्भाग्य है। और आने वाले समय में लोग परसेप्शन पर आधारित ही अलग अलग तरीके से इन घटनाओं का आकलन करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि राजनीति जो ज़्यादा हो रही है इस मामले में, उसकी बजाय ये समझना चाहिए कि भीमा मंडावी एक उदाहरण है। इससे पहले तानसेन कश्यप मारे गए थे, कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हुई थी, और ये सिलसिला फिलहाल इतनी आसानी से रुकता दिखता नहीं। जिनको भी ये लगता है कि ये सत्ता प्राप्ति का रास्ता है और उसके बाद वो अलग अलग जुमले और अलग अलग चीज़ों से गुमराह कर सकते हैं और सही तथ्य तक पहुँचने में मददगार नहीं हो सकते, तो आने वाले समय में इसकी कीमत कहीं ना कहीं बस्तर को या छत्तीसगढ़ को चुकानी पड़ सकती है। नरेश, आपको क्या लगता है कि जैसा ये घटना हुई थी तो क्या इसकी बहुत लंबी प्लानिंग थी, एक आध साल पुरानी प्लानिंग थी, 6 महीने पुरानी प्लानिंग थी, 3 महीने पुरानी प्लानिंग थी, कि तात्कालिक प्लानिंग थी एक आध महीने के अंदर? जैसा कि आपने भीमा मंडावी जी का बताया तो उनके मामले में जो समझ में आया कि वो एक तात्कालिक प्लानिंग थी, वो एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था। इतने सारे नेताओं को मारा जाना अपने आप में ये शो करता है कि ये एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा, जिसके लिए अलग अलग स्तर पर रिहर्सल भी हुई होगी और अलग अलग स्तर पर कम्युनिकेशन भी हुआ होगा। और जो लास्ट कम्युनिकेशन था जब नंद कुमार पटेल जी और उनके बेटे दिनेश पटेल की हत्या हुई है, तो वो एक ऐसा कम्युनिकेशन था जिसने साबित किया कि ये घटना एक बड़े षड्यंत्र का, एक सुपारी किलिंग का हिस्सा है।
जी बिल्कुल, देखिए ये झीरम हत्याकांड से जुड़े तथ्य बाद में भी जो बाहर आए, जो कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया, तो ये बात आई कि बीजापुर में इसकी रिहर्सल की गई, तमाम जो प्लाटून इसमें इन्वॉल्व थी उन सबको, प्लाटून नंबर 18 और दूसरी भी, तो ये सबको उनको ट्रेनिंग करके एक खास तरह की रिहर्सल करवाई गई, उसके बाद ये हमला हुआ। लेकिन इसमें भी ये बात सामने नहीं आई कि जो हमला करने वाले लोग थे उनको किस बात की जानकारी थी। तथ्यात्मक तौर पर देखिए, अभी किसी बड़ी लीडरशिप के सरेंडर के बाद तो पूरी बात सामने नहीं आई है, और उसके बाद से नक्सलियों की टॉप लीडरशिप ने इन सब मामलों पर कोई इंटरव्यू या खुली बात नहीं की है अब तक। केवल वो औपचारिक तौर पर ये कहते हैं कि हमने कोई सुपारी किलिंग नहीं की और हम इस तरह का घटनाक्रम होने की संभावना नहीं है। लेकिन जो अगर स्ट्रक्चर तरीके से देखें तो उस दौरान मिनपा का कैंप लग रहा था। नक्सली इस फिराक में थे कि महेंद्र कर्मा या और किसी लीडरशिप को ऐसा बड़ा अटैक दिया जाए, ऐसा बड़ा झटका दिया जाए जिससे कि जो ऑपरेशंस हैं वो अंदरूनी इलाकों में जो जा रही है फोर्स और वो नक्सलियों की इकोनॉमिक जोन को टच कर रही है, वहां पर एक बड़ा सेटबैक लगे। तो स्ट्रक्चरल तौर पर तो ये ऐसा दिखाई देता है कि नक्सल इस तरीके से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से लीडरशिप की किलिंग होगी। तो ये एक बड़ा सवाल अब भी है, और पूरी चीज़ों को देखने पर एक बात तो बिल्कुल साफ होती है, वो ये कि नक्सलियों का दस्ता जो उस हमले के लिए वहां पर मौजूद था, नक्सलियों का ये कहना था कि मिनपा से वापस लौट रही पुलिस पार्टी के लिए एम्बुश था। लेकिन जिस तरह से हत्याएं हुई उससे लगता नहीं कि वो पुलिस को टारगेट कर रहे थे, उनका टारगेट पॉलिटिकल लोग थे, पॉलिटिकल फेसेस थे। ये अलग बात है कि अभी तक इस मामले में कोई ठीक तथ्यात्मक जानकारी नहीं मिली है। और अब ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी और हो जाती है क्योंकि सरकार इस वक्त कांग्रेस की है, तो जितने भी नक्सली सरेंडर कर चुके हैं, जिनका कहीं ना कहीं झीरम में इन्वॉल्वमेंट था, उनके जरिए भी बहुत सारी इंटरोगेशन से बातें आ सकती हैं, SIB का इस्तेमाल हो सकता है और दूसरे तरीके से तो कई तथ्य और बाहर आ सकते हैं इस मसले से जुड़े हुए। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मामले में काफ़ी संयुक्त या एक तरह से ठीक प्रयास, ठीक दिशा में प्रयास होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे ये चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ये लगता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से नक्सलियों ने इस सारी चीज़ को अंजाम दिया, लेकिन विशेषकर नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है कि उस ठीक जगह पर मौजूद जो भी लोग थे, जिसमें वहाँ पर उनके साथ शामिल जो लोग थे, उन सभी लोगों से ठीक तरीके से एक क्रम से पूछताछ की आवश्यकता है, जहाँ से शायद कोई ठीक सिरा मिल सके इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ा हुआ। चलिए नरेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपकी जानकारी से रमेश वर्ल्यानी जी से एक सवाल किया जा सकता है। वर्ल्यानी जी, आपने नरेश जी को सुना होगा पूरी तरह से, और नरेश का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस की यहाँ कांग्रेस सरकार है, तो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो लोग पकड़े गए हैं वहाँ पर झीरम हमले के दौरान, जिन्होंने उसमें शामिल थे, उनसे पूछताछ करके कड़ियों को जोड़ा जा सकता है। यदि आप SIT नहीं भी बनाते हैं तो कम से कम जिन लोगों ने सरेंडर किया है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, उनसे आप जानकारी लेकर कड़ियों को जोड़ने का काम तो कर सकते हैं, कम से कम अपने स्तर पर सबूत जुटाने का काम कर सकते हैं। और वो सारे संदिग्ध लोग जो आपके उस परिवर्तन यात्रा में शामिल भी थे, और वैसे सारे लोग जिनके ऊपर आपको संदेह है, उनकी भी संलिप्तता के बारे में आपकी सरकार पिछले 2.5 साल में कुछ कर सकती थी। और यदि नहीं किया है तो आने वाला जो 2.5 साल है उसमें आपकी सरकार के पास करने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि नरेश ने कहा कि SIB का उपयोग करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, नरेश जी की बातों को मैंने पूरी गंभीरता से सुना है और काफी कुछ उन्होंने जानकारियां दी हैं। और ये बात भी सच है कि नरेश जी के कारण ही IBC के माध्यम से इस दुखद घटना की जानकारी हम कांग्रेस पार्टी और पूरे प्रदेश और देश को मिली है। जहां तक बात यह है कि NIA जांच केंद्र सरकार ने घोषित की थी, लेकिन जैसे ही केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार का परिवर्तन हो गया और भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई, तो NIA ने अपनी जांच की दिशा बदली थी। शिरीष जी, यह एक बड़ा रहस्य वाली बात है कि जिस NIA पे बड़ा विश्वास होता है कि ये CBI से भी आगे बढ़कर अपराधियों को खोज निकालती है, षड्यंत्र को उजागर कर सकती है, उसने इतने सालों में कुछ नहीं किया। ये बड़ा आश्चर्य है। और इसमें शक की सुबह यह है कि उस समय नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन यात्रा चल रही थी,
उस परिवर्तन यात्रा ने पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बना दिया था कि परिवर्तन होकर रहेगा और डॉक्टर रमन सिंह की सरकार चली जाएगी, ये निश्चित होता। आम आदमी में, मीडिया में सबको ये मांग के चल रहे थे और उसमें के पीछे नंद कुमार पटेल जी की बड़ी मेहनत थी, क्योंकि परिवर्तन यात्रा का मैं भी हिस्सा था, मैं कांकेर लोकसभा का इंचार्ज था। वो तो नंद कुमार पटेल जी ने मुझे रोक लिया, इसलिए मैं उनके साथ यात्रा में नहीं गया, क्योंकि मुझे कांकेर में उनकी अगवानी करनी थी। लेकिन ये सच है कि परिवर्तन यात्रा का नतीजा चुनाव में बिल्कुल विस्फोटक रूप से आता और कांग्रेस पार्टी की सरकार उस समय बन जाती। और ये भी बता दूं आपको, उस समय अडवाणी जी की सभा हुई थी तो 3000 पुलिस फोर्स लगाई थी डॉक्टर रमन सिंह जी ने, मुख्यमंत्री ने। और पटेल साहब के लिए 30 पुलिस वाले भी नहीं थे झीरम घाटी के जब रैली आ रही थी। कोई परिवर्तन नहीं किया गया था यात्रा का, सब भ्रम फैला गया डॉक्टर रमन सिंह जा रहे। और जब इस घटना के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आए, राहुल गांधी जी आए, तो राजभवन में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने स्वीकार किया था कि प्रशासनिक चूक हुई है। तो डॉक्टर रमन सिंह को बताना चाहिए कि मामला आखिर क्या था। जब टोही विमान के माध्यम से मालूम था कि झीरम घाटी के आसपास नक्सलियों की गतिविधियां तेज हैं, तो इस पूरी परिवर्तन यात्रा को सिक्योरिटी कवर क्यों नहीं दिया गया? तो इन सारे बिंदुओं पे एनआईए ने जांच क्यों नहीं की? और एनआईए के पास जो जांच की भी है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है भी उनके पास, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में उसका उल्लेख ही नहीं किया है। और जो परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस पार्टी के जो नेता शामिल थे, एनआईए ने उनका भी बयान लेना शुरू नहीं किया। आज दौलत रोहड़ा जी ने पुनः बयान दिया है। डॉक्टर द्विवेदी जो अब बीजेपी के में शामिल हो गए, उन्होंने भी कहा है कि झीरम का सच आना चाहिए। और हमारी सरकार जब एसआईटी के माध्यम जांच कराना चाहती है तो एनआईए कोर्ट में उसको रोकना चाहती है। तो कुल मिलाकर इस तरह उसको रहस्यमय बना दिया गया है कि उसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। भूपेश बघेल जी सरकार सच को लाना चाहती है। वो जो आप कड़ियां जोड़ने की बात कर रहे हैं, एसआईटी के माध्यम से चल रहा है, लेकिन ये बड़ा दुखद है कि एनआईए अपने दस्तावेज और अपनी जानकारियां साझा नहीं करना चाहती है राज्य सरकार से। चलिए, इसी से शक की सुई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या इसमें योगदान है। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, सच क्यों नहीं आने देना चाहते हैं? हमारे साथ चंद्रशेखर साहू जी भी हैं। साहू जी, आपने क्यों बाधा पैदा कर रहे हैं जांच में? साहू जी, आपने वर्ल्यानी जी को भी सुना होगा, नरेश मिश्र को भी सुना होगा। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सारी बातें उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लगातार कांग्रेस के नेता इस बात को उठा रहे थे कि ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, और इसमें सत्ताधारी दल की संलिप्तता के बारे में भी आरोप लगा रहे थे। उसके बाद जब 2016 में ये सीबीआई जांच के लिए लगातार विधानसभा के अंदर दबाव बनाया गया, तो डॉक्टर रमन सिंह जो तत्कालीन सीएम थे, उन्होंने इसकी घोषणा भी की। लेकिन बाद में जिस तरह से वो सीबीआई जांच का जो स्वरूप चेंज हुआ और सीबीआई ने जिस तरह से असमर्थता जाहिर कर दी, उससे और उसके बाद जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उसके बाद जो 2 बड़े नक्सली नेताओं के नाम उस चार्जशीट से हटाए गए और उन सारे नेताओं का जिनका बयान लिया जाना था और या जिनका बयान लिया गया था, उनके बयानों को हटा दिया गया। उसके राजनीतिक या षड्यंत्र वाले पक्ष को, राजनीतिक षड्यंत्र वाले पक्ष को पूरी तरह से अलग कर दिया गया, उसको वहाँ से हटा दिया गया। इस सब को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी पर उंगलियां उठ रही हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कांग्रेस के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ या उसके नेताओं के साथ इतनी बड़ी शहादत हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या न्याय किया या न्याय दिलाने की दिशा में कोई काम किया? देखिए सुरेश जी, सबसे पहले तो 8वीं बरसी पर मैं शहीदों को नमन करता हूं अपनी पार्टी की ओर से, और आप सबको अभिवादन करता हूं। वर्ल्यानी जी को बहुत अभिवादन करता हूं। और नरेश जी ने जो तथ्यों को यहाँ प्रकट किया, काफ़ी एनालिटिक उन्होंने विश्लेषण के साथ बातें रखी, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान सरकार है उसको देना चाहिए। आप याद कर रहिए कि वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी कितनी बार ये कह चुके हैं कि सारा प्रमाण मेरे जेब में है, मैं अपने जेब में रखे फिर रहा हूँ। कहाँ है प्रमाण, क्यों नहीं आप सामने लाते? और जब ये घटना हुई
तो उस समय यूपीए की सरकार थी, एनआईए का गठन और जांच की कार्यवाही उस समय शुरू हुई। उसने 1 साल में जो किया उसी को आगे बढ़ाया गया। कहीं केंद्रीय एजेंसी का एजेंडा चेंज नहीं होता है, ये हमारे वर्लानी जी को भी मालूम है। राजनीतिक पूर्वाग्रह से आप पहले से ग्रसित थे और उसका पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते थे, आज भी उठाना चाह रहे हैं। आपने झीरम घटना में जो आपने लोगों को खोया, हमने प्रदेश के लोगों को खोया, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश के नेतृत्व को खोया, उसके एवज में आप उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज कर रहे हैं। आज आप राजनीतिक रूप से उसको जिंदा रखना चाहते हैं। क्यों? आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको रखना चाहिए, बात रखना चाहिए। अब उस समय भी न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ। आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, माननीय उच्च न्यायालय के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा जी इस न्यायिक जांच के जांच अधिकारी थे। आपको सामने रखना था कि अपनी बात रखना था? क्यों नहीं रखा आपने? आप कोर्ट पर विश्वास नहीं रखेंगे, केंद्रीय एजेंसी पर विश्वास नहीं रखेंगे और आप ये कहेंगे कि राजनीतिक षड्यंत्र है, तो आपके पास सरकार, आप जो भी करना कहिए ना, आप क्यों नहीं करते? तो आप केवल राजनीतिक पूंजी के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इससे न्याय से वंचित आप कर रहे हैं। उनके परिवारजनों के साथ न्याय नहीं आप कर रहे हैं। आज इतने लोग जो है, आज बरसी थी, कितने लोग प्रभावित थे, किसी को पूछताछ हुआ? कहाँ है, कैसे उनका परिवार है? ठीक है, 2-3 लोगों को आपने पॉलिटिकली ओबलाइज कर लिया, लेकिन इसमें तो बहुत लोग थे। वो कहाँ पर हैं? क्या स्थिति उनके परिवार की? और कुल मिला के आप केवल और केवल राजनीतिक हेतु के लिए और राजनीतिक विजन और राजनीतिक चश्मे से इस बात को देख रहे हैं, इसलिए तथ्य सामने नहीं आ रहा है। नरेश जी ने इस बात को उद्धृत किया कि आप जो वर्तमान में जो सरकार का दायित्व है, राज्य सरकार का, वो क्यों पूरा नहीं कर रही है? क्यों आप पीछे उठ रहे हैं? क्यों आप छुपा रहे हैं? और उस समय आपके अभी वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उसको क्यों छोड़ा गया वहां पर? इस बात का जवाब है किसी के पास? मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्यों छोड़ा गया उसको? आज नक्सलवाद की जिस प्रकार से वहां विभत्स स्थिति है, अभी कितनी घटनाएं हुई हैं, हमने कितने जवानों को खोया है और आपकी दिशा कहीं तय नहीं है। आप कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और इसको केवल पॉलिटिसाइज करते हैं और इसीलिए समस्या की तह में आप जान नहीं पाते। आज भी झीरम के मामले को लेकर हम सब द्रवित हैं, उद्वेलित हैं और जो उस समय यूपीए की सरकार ने शुरू किया था, उसको एनडीए सरकार ने आगे बढ़ाया। आप एसआईटी गठन करना चाहते हैं, कुछ ने रोका आपको? कहाँ रोका बताइए? आप अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं, एसआईबी को आप लगा सकते हैं जब अभी बात आ रही है। चलिए चंद्रशेखर साहू जी, कुल मिला के आप झीरम के नाम पर प्रदेश के जनता को, बस्तर के लोगों को आप भकावे में रखना चाहते हैं और स्वयं आप छलावा कर रहे हैं। कांग्रेस जनों के साथ छलावा कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं तो कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आप कटघरे में हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार कटघरे में साहब और उसको जवाब देना पड़ेगा। चलिए हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? चंद्रशेखर साहू जी, भारतीय जनता पार्टी आपके सारे मामलों को पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ सामने रखा है। हमको दुख हुआ उस समय जब मीटिंग हुई थी राजभवन में, उसका एजेंडा देख लीजिए कहां पर क्या है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, सोनिया जी वहां थी और इनके राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो श्रीमान थे, क्या हुआ वहां पर? चीफ सेक्रेटरी थे, उसका सारा एजेंडा देख लीजिए। चलिए चंद्रशेखर साहू जी, ये चर्चा का विषय तो बहुत बड़ा है और इसके जो कुछ पहलुओं पर आपने भी जो प्रकाश डाला है, लेकिन आपने एक बात बहुत अच्छी कही है कि इसको राजनीतिक हेतु के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं वर्ल्यानी जी का जो कहना था कि जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट, या एनआईए की जैसा आपका कहना है कि इसकी दिशा नहीं बदली जानी चाहिए, तो एनआईए ने जिस तरह से इसकी दिशा को बदलने का काम किया, जिस तरह से चार्जशीट को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की, वैसे प्रयास नहीं होने चाहिए और उम्मीद की जानी चाहिए। चूंकि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार अपने जो दिवंगत कांग्रेस नेता हैं उनको न्याय दिलाने की दिशा में राजनीतिक हेतु से हटकर
प्रयास करें और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ईमानदारी से इस दिशा में यदि प्रयास करेंगे तो प्रदेश वो नेता हमारे प्रदेश के नेता थे, उनको और उनके परिवारों को न्याय मिल पाएगा और इस प्रदेश से नक्सलवाद का सफाया हो पाएगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।